हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम पे जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बार थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट में कि पुरानी चीज बेकार होती है, बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं डायरेक्ट, ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? इससे पहले 6 जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे बताया था मैंने कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 से 12 नंबर का इस चैप्टर से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। ठीक है ना, ड्रग हमने खाई, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसने अपना काम किया होगा, और काम करने के बाद अब होना क्या है, दवा के साथ बॉडी उसको क्या करेगी, तोड़ेगी और उसको किसी ऐसे रूप में लेके आएगी जो कि क्या होगी, इजीली बॉडी से बाहर जाएगी। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ड्रग्स मेनली कैसी थी हमारे पास, लाइपोफिलिक ड्रग्स ज्यादातर कैसी होती हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं। और जो लाइपोफिलिक होती हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं। और यूरिन से बाहर निकलने के लिए दवाई को वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर अगर फैटी है, कोई चीज लिपिड की फॉर्म में है, तो अगर उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट होना है, तो एक्सक्रीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। और मेन काम जो यहां पर मेटाबॉलिज्म का रहेगा, दवाइयों को वाटर सॉल्युबल करना, जिससे कि वो इजीली बॉडी से बाहर निकल सके। चलिए देखते हैं क्या है बायो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, औषधि का जैव परिवर्तन या उपापचय। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन। ध्यान रखना, ये रिएक्शंस करवाते कौन है, बॉडी के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो ये रिएक्शंस करवाते हैं, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टू इनहांस देयर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकलना, ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। बाय कैसे, इंक्रीजिंग देयर वाटर सॉल्युबिलिटी। हमको उस दवा की वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, जिससे कि वो बॉडी से इजीली क्या हो सके, बाहर निकल सके। बहुत सारी बेसिक चीजें यहां पे समझोगे। ठीक है, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग भी बोल देते हैं। अब बात करें, अगर ये मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता कहां पर है, ठीक है, जो मेटाबॉलाइजिंग ऑर्गन्स हैं, तो अगर हम मेनली बात करें जो प्राइमरली मुख्य रूप से, वो कौन सा ऑर्गन है, हमारा लिवर। तो जब भी नाम आएगा कि मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, तो मेनली लिवर के अंदर होता है। ठीक है, जो लिवर के अंदर होता है उसको हम लोग हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। हेपेटिक लिवर का ही दूसरा नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिवर के अंदर ही होता है, लिवर सबसे ज्यादा करता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म बाय ऑर्गन्स अदर देन लिवर, अगर लिवर के अलावा कोई और ऑर्गन कर रहा है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि लिवर के अलावा कोई दूसरा ऑर्गन मेटाबॉलिज्म कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एक सीक्वेंस बना रखा है कि जो मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता है अलग अलग ऑर्गन्स की, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको यहाँ पे सेट किया है। सबसे ज्यादा कौन करेगा, लिवर, फिर लंग्स, देन किडनी, उसके बाद इंटेस्टाइन, देन प्लेसेंटा, एड्रिनल्स, ठीक है, देन स्किन, फिर ब्रेन, टेस्टिस, मसल्स, फिर स्प्लीन। तो लगभग थोड़ा बहुत हर जगह होता है कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म, सबसे ज्यादा हमारा लिवर में होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स को चेंज करने की प्रोसेस है, मेटाबोलाइज करने की प्रोसेस है, सबसे ज्यादा कहां हो रही है, लिवर के अंदर हो रही है। अब सवाल ये है कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म ये लिवर में क्यों हो रही है, तो क्या ये दवाइयों के लिए ही होता है, तो
तो ऐसा नहीं है। ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये बॉडी ने ऑलरेडी डेवलप किए हुए, मतलब समय के साथ जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, तो हर किसी एनिमल के अंदर उसका ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। केवल दवाइयों के लिए नहीं, हम बहुत सी चीजें ऐसी भी खाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं, ठीक है, तो वो सब केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में इजीली डाइजेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, तो बॉडी उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है वाटर सॉल्युबल में और बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। ऑल केमिकल सब्सटेंस, बात को समझते हैं, ऑल केमिकल सब्सटेंस दैट आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, और वो बॉडी में जब एंटर करते हैं कैसे, या तो हम उसे खा लें या इनहेल कर लें। कई बार कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती है जो हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड ज़ीनोबायोटिक्स, ये टर्म याद रखेंगे। कोई भी चीज जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है और वो हमारी बॉडी में चली गई है उसको हम लोग ज़ीनोबायोटिक कहते हैं। क्लियर, ठीक है। ज़ीनो मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल, या एक्सोजीनस कंपाउंड कहते हैं। एक्सो ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है, ये वर्ड बार बार आएगा। एक वर्ड आएगा एंडोजीनस, यानी कि बॉडी के अंदर, जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर रहती है, बॉडी बनाती है, और एक वर्ड आएगा एक्सो, बाहरी चीज, एक्सोजीनस, यानी कि जो बॉडी के बाहर से चीजें अंदर आती हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेस्टेड टॉक्सिन, ठीक है, यानी कि जो टॉक्सिक चीजें हैं उसको डिटॉक्स किया जा सके और जो टॉक्सिन हमने खा लिए हैं वो बॉडी से बाहर निकल सके, उसके लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। और वही बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और वही बायो ट्रांसफॉर्मेशन दवाइयों के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि दवाइयां भी हमारे लिए क्या है, ज़ीनोबायोटिक्स है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता हमारे लिए वो, ठीक है। तो सब्सटेंस फॉरेन यानी ज़ीनोबायोटिक टू द बॉडी, कौन कौन से सब्सटेंस हमारे लिए ज़ीनोबायोटिक हैं अगर हम बात करें तो ड्रग्स हमारे लिए ज़ीनोबायोटिक है। प्रोसेस्ड फूड, ये देखो आप लोग खाते हैं प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट्स वगैरह में आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फूड एडिटिव्स आ गया, कलरिंग एजेंट, प्रोसेस और जो वो सब चीजें हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो भी किस में आता है, ज़ीनोबायोटिक में आता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, जो हम कई बार ले लेते हैं एक्स्ट्रा, कोई गंदी गैस वगैरह सूंघ लेते हैं। एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह, वो सब क्या है, ज़ीनोबायोटिक है। यहां तक कि फाइटोएलेक्सिन्स, ठीक है, यानी कि डाइटरी प्लांट टॉक्सिन, हम लोग बहुत से ऐसी चीजें खाते हैं प्लांट की, वो एक्चुअल में खाद न्यूट्रिएंट्स के लिए रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, जिसे हम पादप विष भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ज़ीनोबायोटिक के अंदर आती हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में जा रहा है। एग्रोकेमिकल का नाम क्यों लिया, पेस्टिसाइड हम लोग खा रहे हैं आजकल, फ्रूट्स वगैरह में, फूड में रहता है, तो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म उसका होना बहुत जरूरी है। बट यहां पर जो हमारा मेन रेफरेंस रहेगा वो ड्रग्स के लिए रहेगा, मेडिसिन के लिए रहेगा। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, बात समस्या देखो, यहां पे समस्या है। ओनली वाटर सॉल्युबल एजेंट्स, केवल जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, एजेंट है, वही रीनल एक्सक्रीशन यानी कि हमारी किडनी से फिल्टर होकर के बाहर जा सकता है, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन मेजर रूट फॉर एग्जिट ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, किडनी से बाहर निकलने का जो मतलब किडनी जो छान के ब्लड से टॉक्सिन को छान के बाहर कर देती है, ये सबसे बड़ा रास्ता है टॉक्सिन का बॉडी से बाहर निकलने का। वेयर जबकि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड, या ध्यान दें इस चीज को, लाइपोफिलिक ड्रग्स वो क्या लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो पैसिवली यानी कि जब फिल्टर हो जाते हैं किडनी से तो वापस रीअब्जॉर्ब भी हो जाते हैं फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर आप लोगों को HAP का किडनी का पार्ट याद है, किडनी का जो यूरिन का प्रोसेस है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहां से वापस ये लाइपोफिलिक ड्रग्स क्या होती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और ब्लड में चली जाती हैं फिल्टर होने के बाद भी।
तो इसीलिए लाइपोफिलिक ड्रग्स का वाटर सॉल्युबल होना यानी कि उसको तोड़ करके वाटर सॉल्युबल बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लाइपोफिलिक ड्रग्स बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगी। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं या लाइपोफिलिक हैं या नॉन पोलर ड्रग्स हैं उनको पोलर बना रहा है, वाटर सॉल्युबल बना रहा है, जिससे कि वो इजीली फिल्टर होकर के किडनी से बाहर चली जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग मतलब हमारी बॉडी क्यों करती है, वाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ऑकर इन बॉडी, हमारी बॉडी में ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है। ठीक है, अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दवाई के साथ, तो क्या केवल उसको वो वाटर सॉल्युबल करती है या कुछ और भी अफेक्ट आते हैं दवाई के ऊपर? तो हाँ, एक तो ये है ही कि उसको वो वाटर सॉल्युबल बना रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इफेक्ट दवाई के ऊपर आते हैं। समझते हैं। सबसे पहला इफेक्ट नो डाउट दवाई को क्या करना, तोड़ देना और उसको इनएक्टिवेट कर देना, कन्वर्ट कर द ड्रग इनटू इट्स फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब कोई हम ड्रग्स था हमारे पास मेन, उसको क्या हुआ मेटाबॉलिज्म से तोड़ करके उसको P+Q में कन्वर्ट कर दिया। ये जो P और Q है ये इस ड्रग्स की क्या कहलाएंगी, मेटाबोलाइट कहलाएंगी। ठीक है, टर्म आता रहेगा, बार बार देखते रहना। ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो फिनाइटोइन है उसको पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन में यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया इसमें, तो उसको ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि अब एक्टिव नहीं रहा, बेकार हो गया वो। अब अक्सर एक तरीका तो ये हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, ये ज्यादातर यही होता है। ओकेजनली कभी कभार बायो ट्रांसफॉर्मेशन यील्ड मेटाबोलाइट विद इक्वल एक्टिविटी। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है वो उतना ही एक्टिव होता है, उतना ही काम करता है, यानी कि थेरेपेटिकली उतना ही एक्टिव होता है। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन को जब वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन में, ये दोनों इक्वली एक्टिव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी होता है कई बार। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, ये कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कन्वर्ट उसे कर रहा है ताकि बॉडी से बाहर निकल सके, लेकिन जिसमें कन्वर्ट किया है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। कई बार ये रेयरली बहुत कम होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट विद हाई टिश्यू रिएक्टिविटी, यानी कि वो टिश्यू के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास जो पैरासिटामोल होता है। ठीक है, वो कन्वर्ट होती है रिएक्टिव मेटाबोलाइट NaPQI में, जो कि हेपेटिक नेक्रोसिस यानी कि जो लीवर के सेल्स हैं उनको डैमेज कर देता है अगर वो बॉडी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि पैरासिटामोल की जो ओवरडोज है वो लीवर को डैमेज करती है। ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग। चौथे नंबर पे ये कई बार जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, जो प्रोड्रग्स होते हैं, प्रोड्रग्स यानी कि दवाई का ऐसा रूप जो कि वैसे इनएक्टिव होती है जब हम खाते हैं, और बॉडी के अंदर जाकर के जब एंजाइम उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है दूसरे केमिकल में, तो वो दवाई की तरह काम करता है। तो जो दवा हमने खाई वो एक्चुअल में दवा नहीं थी, क्या थी, प्रोड्रग्स था वो। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। ये जो एक्टिव हुआ हमारा ड्रग जाकर के, इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इनालाप्रिल टू इनालाप्रिलेट, इनालाप्रिल किस में कन्वर्ट हुआ, इनालाप्रिलेट में, एंड कोडीन जो है बॉडी में जाकर के मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोडीन के पहले सिरप आते थे, उससे नशा होता था, क्यों, क्योंकि वो बॉडी में जाकर के मॉर्फिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो हम देख रहे हैं कि जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो ऐसा नहीं है कि दवाई को केवल इनएक्टिवेट करेगा। तो ये 4 तरीके, और एक और चीज, कई बार हम लोग देखते हैं कि ये देखो वर्ड आया एंडोजिनस, नेचुरल एंडोजिनस सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, या न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, गाबा, एपिनेफ्रिन, ये जो नेचुरल सब्सटेंस हमारी बॉडी में पाया जाता है, यही मेडिसिन के तौर पे हमारी बॉडी में डाले जा रहे हैं।
तो क्या बॉडी इसका मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी? ऐसा नहीं है, बॉडी इनका भी क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है। चाहे इंसुलिन हो, चाहे गाबा हो, एपिनेफ्रिन हो, कुछ भी हो, बॉडी इनको भी क्या करती है? इनएक्टिवेट करती है। सिस्टम लगा हुआ है और मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल कहानी क्या है? मेटाबॉलिज्म का जो इफेक्ट आता है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है, दवा को इनएक्टिवेट कर सकती है। दवा को कई बार क्या करती है? जो कन्वर्ट करती है तो इक्वली एक्टिवेट प्रोडक्ट बना देती है। कई बार वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करती है और प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने का काम करती है। और जो हमारे एंडोजिनस सब्सटेंस है, यानी कि जो हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं, वही सब्सटेंस जब दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो उनको भी वो मेटाबोलाइज कर देती है। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, अब यहां पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम लोग ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का। कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं और ये कहां पाए जाते हैं जो ड्रग्स को क्या करते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं। तो ड्रग मेटाबोलाइज जो एंजाइम है, इनको दो मुख्य कैटेगरी में तोड़ा गया है। ठीक है, एक है माइक्रोजोमल एंजाइम्स, ये नाम याद रखिएगा, इसके एग्जांपल भले ना याद रखो। एक है माइक्रोजोमल और एक है हमारे पास नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स। ठीक है, दोनों की खासियत क्या है? वो जो चीज याद रखने वाली है, जो माइक्रोजोमल है उसकी लोकेशन क्या है? प्राइमरीली, मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल, यानी कि ये स्पेशली लिवर सेल में ही पाए जा रहे हैं। कौन से? माइक्रोजोमल एंजाइम। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम की, तो दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड इन वेरियस सेलुलर कंपार्टमेंट। सेल के जो अलग अलग कंपार्टमेंट है, जैसे कि साइटोसोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हेपेटिक सेल्स हो गए। ठीक है, यानी कि लिवर के साथ साथ दूसरे टिश्यूज हैं जो लाइक प्लाज्मा, लंग्स, किडनी, ये अलग टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोजोमल एंजाइम है वो स्पेशली लिवर में पाए जा रहे हैं। अब यहां पे इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, साइटोक्रोम P450 एंजाइम का नाम है। ठीक है, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस, FMOs, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेस। ठीक है, क्लियर है? अब इसका फंक्शन देखते हैं। जो माइक्रोजोमल एंजाइम है कर क्या रहा है? ये कन्वर्ट करता है लाइपोफिलिक ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में। ठीक है, जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है उनको और ज्यादा वाटर सॉल्युबल में, यानी कि वाटर सॉल्युबल बना रहा है। दूसरा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बात को समझना, इंड्यूसिबिलिटी, यानी कि होता क्या है, कई बार हम कोई दवा खाते हैं तो ये जो एंजाइम्स हैं कई बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसका क्या नुकसान होता है? माइक्रोजोमल एंजाइम्स कैन बी इंड्यूस्ड, या कई बार इनहिबिट हो जाते हैं, या तो एक्टिवेट हो जाएंगे या इनहिबिट होते हैं बाय वेरियस ड्रग्स। मान लो हम लोग 3 कैटेगरी की दवाइयां खा रहे हैं, A, B, C, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, A वाली मेडिसिन जो है वो इस वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दे रही है, और इसके एक्टिवेट होने की वजह से जो B है, B का बहुत ज्यादा जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है। तो इसकी वजह से बी जो मेडिसिन है वो अपना असर नहीं दिखा पा रही है। क्यों? ये मेडिसिन माइक्रोजोमल एंजाइम को तादाद से ज्यादा एक्टिवेट कर दे रही है। वो बहुत जल्दी इस बी को क्या कर दे रहे हैं? मेटाबोलाइज करके खत्म कर दे रहे हैं। या इसका उल्टा हो सकता है, ए जो है इस एंजाइम को क्या कर रहा है? इनहिबिट, रोक दे रहा है, जिसकी वजह से जो सी है वो उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पा रहा है। तो सी हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा और टॉक्सिक लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इंड्यूसिबिलिटी, माइक्रोजोमल एंजाइम कैन बी इंड्यूस्ड, एक्टिवेट हो सकते हैं या रुक सकते हैं बाय वेरियस ड्रग्स, जो कि अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स। ठीक है, दूसरे ड्रग्स को, उनकी जो मेटाबॉलिज्म है उनको अफेक्ट करेगा। अब ये वाला पॉइंट मैं बता दूं, नॉन माइक्रोजोमल में ये नहीं होता है। इंड्यूसिबिलिटी सिर्फ किसमें है? माइक्रोजोमल के अंदर होती है। ठीक है, तो नॉन माइक्रोजोमल के लोकेशन हमने देख लिया, कहां कहां पाए जाते हैं। एग्जांपल यहां पर मोनोअमीन ऑक्सीडेज हो गया, सल्फो ट्रांसफरेसेस हो गया, और एन एसिटाइल ट्रांसफरेसेस हो गया। ठीक है, फंक्शन इसका मेन काम होता है, दे हेल्प अटैच ए लार्ज पोलर ग्रुप। हमको जो मॉलिक्यूल है उसको पोलर बनाना है, वाटर सॉल्युबल बनाना है, तो बॉडी के अंदर से एक लार्ज पोलर ग्रुप को ले जा करके ये ड्रग के साथ जोड़ देता है, जिससे कि ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाता है ये। ठीक है, इंड्यूसिबिलिटी की बात करें तो नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर नॉट इंड्यूसिबल बाय ड्रग। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर नॉट इंड्यूसिबल बाय ड्रग्स। ठीक है, क्लियर है?
एक नोट यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये दोनों की कमी होती है, डेफिशिएंट होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं। यही वजह है कि उनको हमेशा डॉक्टर की देखरेख में दवा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनका लिवर पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, ठीक है, स्पेशली जो खासकर प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, 7 महीने में 8 महीने में हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोर ससेप्टिबल होते हैं मैनी ड्रग्स, यानी कि दवाइयां उनको ज्यादा हार्म कर सकती हैं। उनकी डोज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनकी बॉडी में ये एंजाइम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं कि वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल सके। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हमने देख लिया, एंजाइम्स को देख लिया, उसके इफेक्ट्स को देख लिया। अब बात करते हैं ये होता कैसे है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसको 2 फेज में तोड़ा गया है, फेज 1 और फेज 2। 2 फेज में दवाइयों का क्या हो रहा है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। समझते हैं थोड़ा सा। अब फेज 1 की बात करें तो इसको हम फंक्शनलाइजेशन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है समझते हैं। यहां पे हो क्या रहा है कि इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप, कोई जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर, इस वाले पार्ट में फेज 1 के अंदर OH NH2 कोई ग्रुप जो है वो ले जा करके जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ले जा करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि या तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा या हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। इससे होता क्या है? इससे होगा क्या? वाटर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और फेज 1 को स्पेशली जो लिवर एंजाइम्स हैं यानी कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। और क्या बढ़ा रहे हैं? इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी, ड्रग्स की वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में एक्टिव, इनएक्टिव या टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि यहां पर ये इसको तोड़ेंगे। ठीक है, जब फेज 1 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? फेज 2 आएगा। फेज 2 में क्या होगा? अब जो दवा या मेटाबोलाइट है हमारे पास, ठीक है, जो मेडिसिन है वो सपोज P + Q में टूट गई है। अब P या Q जो भी है हमारे पास, कंबाइन द ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट, या जो दवा है जिसको एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया है या उसको तोड़ के 2 पार्ट में कर दिया है, दोनों में से जो भी हुआ है उसके ऊपर क्या करेगा? फेज 1 मेटाबोलाइट विद एन एंडोजीनस सब्सटेंस। ये जो फेज 2 है इसमें ये क्या करेगा? कोई एक एंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर का जो सब्सटेंस है उसको ले जा करके इस वाले जो मेटाबोलाइट पे या जो फेज 1 में रिएक्शन हो चुकी है उसका जो प्रोडक्ट आया है उसके ऊपर ले जा करके उसको जोड़ देता है। अब उसके जुड़ने की वजह से जब एंडोजीनस सब्सटेंस उसके ऊपर जोड़ा जाता है तो ये बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कौन कौन से हैं? जैसे कि अच्छा, फेज 2 ग्लूकोरोनीडेशन हो गया, सल्फेशन हो गया, इसमें सल्फेट ग्रुप जुड़ेगा, एसिटाइलेशन हो गया, एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, मिथाइलेशन हो गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, ग्लाइसिन कंजुगेशन हो गया, ग्लाइसिन ग्रुप को जोड़ा जाएगा। तो कोई भी जो बॉडी के अंदर का प्रोडक्ट है उसको ले जा करके जोड़ दिया जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब इजिली ये किडनी से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो क्या विशेषता है इसकी? सॉरी, फेज 2 की प्रोड्यूस हाईली वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट। अब जो बन के आएगा, पहले जो था वो तो वाटर सॉल्युबल बनाया लेकिन इसने इसको और ज्यादा वाटर सॉल्युबल बना दिया है। यूजुअली रिजल्ट इन फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब वो कंपाउंड पूरी तरीके से इनएक्टिव हो चुका है फार्माकोलॉजिकली, मतलब बॉडी के ऊपर अब कोई भी असर नहीं डालेगा। फैसिलिटेट एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन, और वो उसको इस तरह से बना देगा कि इजीली किडनी से फिल्टर होकर के बॉडी से बाहर चला जाए। ठीक है, किडनी या बाइल के थ्रू बॉडी से क्या चला जाए? वो बाहर चला जाए। ठीक है, आप इसको चार्ट की फॉर्म में याद कर सकते हैं। चार्ट की फॉर्म में याद नहीं करना है तो मैं इसको लिख के भी नोट की फॉर्म में किया हुआ है। अब बात को समझते हैं। पहले देखो 2 फेज होते हैं। अब हमको समझना यह है कि क्या ये दोनों फेज हर दवा के ऊपर एप्लीकेबल है या हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल है? तो ऐसा नहीं है। कौन सा फेज एप्लीकेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा जीनोबायोटिक है वो किस कैटेगरी में आता है। अच्छा, सपोज कोई हमारे पास जो मेडिसिन है वो हाइड्रोफिलिक मेडिसिन है। अगर वो हाइड्रोफिलिक मेडिसिन है तो वो डायरेक्ट यूरिन से फिल्टर होकर बाहर चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन हमारे पास पोलर है
तो वो फेज 2 से गुजर करके हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। कोई अगर लाइपोफिलिक है तो वो फेज 1 से गुजरेगी, पोलर बनेगी, फिर वो फेज 2 से गुजरेगी, हाइड्रोफिलिक बनेगी और बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। जो हाईली लाइपोफिलिक है वो बॉडी के टिश्यूज में जाकर के क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई है। वहां से फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगी, फेज 1 में जाएंगी, फिर फेज 2 में जाएंगी और बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हमारा 1, 2 और 3 हमारा जो जीनोबायोटिक है यानी कि विदेशी पदार्थ है वो इस 3 में से किस कैटेगरी में जा रहा है, उसी के हिसाब से वो उसके ऊपर वो वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर लाइपोफिलिक है तो दोनों फेज होंगे, पोलर है तो एक ही फेज लगेगा, हाइड्रोफिलिक है तो डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बस इसी चीज को हमने यहां पर क्या किया है, मेंशन कर दिया है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, फेज 1 रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दीज रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप, वही जो वहां लिखा हो तो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाता है और ड्रग मॉलिक्यूल को ज्यादा पोलर बनाया जाता है। ठीक है, फेज 1 में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस, केमिकल बॉन्ड का टूटना पानी के द्वारा, ये प्रोसेस हो सकती है, साइक्लाइजेशन, ये भी हो सकता है कि कोई चीज रिंग में बदल जाए, या डीसाइक्लाइजेशन, कोई रिंग स्ट्रक्चर है तो वो टूट जाए। ठीक है, ये पांचों चीजें प्रोसेस, ये थोड़ा बहुत कम होता है, ये लास्ट के दोनों है, ये तीनों ज्यादा होती हैं। ये होने के बाद हो क्या जाएगा ड्रग के साथ? ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको परफॉर्म करेंगे मेनली लिवर एंजाइम्स। ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, साथ साथ में एक्टिव, इनएक्टिव या टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फिर यहां से जो चीज रेडी हुई है उसके ऊपर फेज 2 अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ये रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दिस रिएक्शन कंबाइन द ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट, जो दवा है या फेज 1 की जो मेटाबोलाइट आया है टूट करके हमारे पास, उसको एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ कंबाइन करा देगा और उसको बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल बना देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ग्लूकोरिडेशन, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड हो जाता है, सल्फेशन में सल्फेट जुड़ता है, एसिटाइलेशन होगा तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, मिथाइलेशन होगा तो मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन बाय ग्लूटाथायोन हो जाएगा, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन होगा तो अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो जो भी रिएक्शन हो रही होगी वो काम यहाँ पर हो जाएगा। इसकी खासियत क्या है, ये प्रोड्यूस करता है हाईली वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट, बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल मेटाबोलाइट करता है, यूजुअली रिजल्ट्स इन फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, यहां पर अल्टीमेटली हमको फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिल जाता है। अब वो किसी काम का नहीं रहा और साथ ही साथ वो यूरिन या बाइल से उसको बाहर निकलने में भी जो कंपाउंड बना है वो हेल्प करता है कि इजीली फिल्टर होकर के यूरिन या बाइल से बाहर चला जाए। ठीक है, दोनों के दोनों फेज 1 फेज 2, जब भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो आपको फेज 1 फेज 2 एक्सप्लेन करना है, बस ध्यान रखिएगा। फेज 1 फेज 2 रिएक्शन का मेन एम क्या है, कंपाउंड को ज्यादा से ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाना, किसके लिए, फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है? देन आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो यहां पे कहीं ना कहीं अगर पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो बड़ा इजी है। सबसे पहले नो डाउट क्या है, जेनेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर से के आधार पे हम लोग 3 कैटेगरी बना सकते हैं। पहला, पुअर मेटाबोलाइजर्स। ठीक है, ऐसे लोग जिनके अंदर एंजाइम्स एब्सेंट है, कई बार क्या है माइक्रोसोमल या कुछ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम एब्सेंट होते हैं या काफी कम होते हैं, तो वो दवाई को काफी धीरे धीरे मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसके मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा। या कुछ लोग होते हैं एक्सटेंसिव एंड नॉर्मल, उनकी बॉडी में नॉर्मल है, ज्यादातर केस में ऐसी होता है। ठीक है, तो उनकी बॉडी में जो ड्रग्स है वो नॉर्मली मेटाबोलाइज हो रहा है। कुछ होते हैं अल्ट्रा रैपिड, उनकी बॉडी में एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से दवा जो है मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। जिस दवा को बॉडी से 7 या 8 घंटे तक रहना चाहिए था, असर करना चाहिए था और निकलना चाहिए था, इन लोगों में से 4-5 घंटे के अंदर ही दवा बाहर निकल जाती है और दवा का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, एज में हम लोगों ने बच्चों का देखा था, बच्चों के अंदर क्या होता है, इमैच्योर लिवर जो है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, तो एंजाइम सिस्टम भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, वो
उतने एंजाइम्स नहीं होते हैं जितने कि एक यंग एडल्ट के अंदर होते हैं। जो लोग बूढ़े होते हैं उनका जो लीवर फंक्शन होता है धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है, उतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितना कि यंग एज पे करता है, उससे भी मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर पड़ता है। सेक्स की बात करें यानी कि मेल फीमेल की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर हार्मोन्स बहुत ज्यादा असर डालते हैं, ठीक है। खास करके जो सेक्स हार्मोन है वो अफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ईस्ट्रोजन है फीमेल से पाया जाता है कैन इन्फ्लुएंस CYP3A4 एक्टिविटी। ये नाम याद ना रखो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख सकते हो कि ईस्ट्रोजन अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये ईस्ट्रोजन अफेक्ट कर रहा है तो मेल और फीमेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है दवाई का वो अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के समय पे बहुत ज्यादा हार्मोन्स अलग लेवल के हाई रहते हैं बॉडी के अंदर फीमेल के, तो प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सपीरियंस ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी बॉडी में ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो अलग तरीके से चलता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, इंक्रीज्ड लिवर ब्लड फ्लो, ठीक है। लिवर के पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिसकी वजह से एंड एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम, और कुछ ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से मेल और फीमेल के अंदर जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। डाइट और न्यूट्रिशन की बात करें तो हम जो खाते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। मान लो अगर आप ग्रेप फ्रूट खा रहे हो और कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हो जिसमें आपको ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्रेप फ्रूट क्या करते हैं वो रोक देते हैं CYP3A4 एंजाइम को, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी को रोक रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू हायर ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। ये एंजाइम जिस दवाई को मेटाबोलाइज करता है, एग्जांपल है स्टैटिन्स, स्टैटिन्स को ये मेटाबोलाइज करते हैं, और आपने स्टैटिन खा रहे हो, ग्रेप फ्रूट भी खा रहे हो, तो ये दवाई लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहेगी, जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होगी, ठीक है। देन क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकलाई है, ब्रसल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम को, यानी कि उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो फिर उससे होगा क्या, जिस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा वो एंजाइम अपने वाले ड्रग को बहुत तेजी से क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। फूड का समझ में आया। देन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, अगर पुअर न्यूट्रिशन है, आप प्रोटीन वगैरह सही से नहीं ले रहे हो, वो कम कर देता है सिंथेसिस ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ड्रग्स को जो एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं उनकी सिंथेसिस प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाती है क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी की आपकी बॉडी में कमी है। अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहे हो तो इसके दो तरीके से इफेक्ट होते हैं। एक, आप क्रोनिक अल्कोहल मतलब बहुत लंबे समय से दारू पी रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस सम एंजाइम्स एंड एक्यूट अल्कोहल। अगर आप एक्यूट अचानक कभी कभार पीते हो और बहुत ज्यादा पी लेते हो तो वो कुछ एंजाइम्स को रोक देता है। बात को समझना, क्रोनिक हो तो कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जा रहे हैं, अगर आप एक्यूट हो कभी कभार पीते हो बहुत ज्यादा पी लिया है, एक्यूट अल्कोहल यूज कैन इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी क्यों कम हो गई, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल पी रहे हो वो एंजाइम सबसे पहले अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकालने के में लग गए हैं। अगर वो नॉर्मली किसी मेडिसिन को मेटाबोलाइज कर रहे थे वो सारा काम छोड़ देंगे, वो सबसे पहले अल्कोहल पे लग जाएंगे, तो वो जो दूसरी दवा है वो लंबे समय तक बॉडी में रह जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या जा रहे हो किसी और का स्मोक आप ले रहे हो, दोनों ही केस में क्या होगा, स्मोक के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम्स को, यानी कुछ एंजाइम्स को इंड्यूस का मतलब है एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का मतलब जैसे पेस्टिसाइड्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, ये इंड्यूस है इनहिबिट दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करेगा किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, ठीक है। देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जिसका अभी हमने बात भी की थी, कुछ ड्रग इंड्यूस कर देते हैं ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को, एक उसको बढ़ा देगा, या कुछ ड्रग्स कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल है, रिफेम्पिन एन एंटीबायोटिक, ये इंड्यूस बढ़ा रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस। अगर अब ये वाला एंटीबायोटिक खा रही है कोई फीमेल, साथ साथ में वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी खा रही है फीमेल, तो नुकसान क्या होगा, ये वाला जो एंटीबायोटिक है इस वाले एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है,
CYP एंजाइम को, जिसकी वजह से जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो जैसे 24 घंटे में एक खाने तो 24 घंटे से पहले ही वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं उस केस में। ठीक है। दूसरा है एंजाइम जो रोक देंगे। सम ड्रग्स इनहिबिट ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम। कुछ जो दवाइयां हैं वो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को रोक देती हैं, इसका अगर साथ साथ में दी जाए। इसका एग्जांपल है सिमिटिडीन। ठीक है, जो सिमिटिडीन है वो रोक देता है CYP एंजाइम को, और ये एंजाइम का काम क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ड्रग्स लाइक वारफेरिन। ये वारफेरिन जो हमारा ड्रग है उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। अब इसके काम को रोक दिया है तो ड्रग में इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वारफेरिन है, फिनाइटोइन है। तो ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देखिए भी समझा सकते हो, सिंपल बता सकते हो। कुछ दवाइयां कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो दूसरी दवाइयों को तेजी से मेटाबोलाइज करती हैं। कुछ दवाइयां कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, जो जिससे कि दूसरी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ठीक है। देन लिवर फंक्शन। अगर कोई लिवर में बीमारी है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है या फैटी लिवर है, तो बहुत सी जो एंजाइम है वो सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूस द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ ड्रग्स की जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेपेटिक ब्लड फ्लो। अगर लिवर के पास ब्लड फ्लो कम हो गया है, कब कम हो जाएगा, जैसे हार्ट फेलियर है या शॉक लगा है, कैन स्लो ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय डिक्रीजिंग द डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू लिवर। अब ब्लड फ्लो इधर कम हो गया है तो ड्रग्स जो है ब्लड के थ्रू ही लिवर के पास जाती है। ठीक है, तो लिवर के पास कम मात्रा में दवाई पहुंचेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। इसी तरह किडनी। ठीक है, ड्रग्स दैट रिलाई ऑन रीनल मेटाबॉलिज्म, जो किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज होती हैं या निकाली जाती हैं, अगर उसे किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं डिजीज स्टेट, जैसे थायराइड डिसऑर्डर की बात करें, अगर हाइपोथायराइडिज्म है ये क्या करेगा, कम कर देता है मेटाबॉलिज्म को, वाइल हाइपरथायराइडिज्म कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ दवाइयों का हाइपो में कम हो जाता है मेटाबॉलिज्म, हाइपर में बढ़ जाता है। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये प्रोप्रानोलोल और डिजॉक्सिन। अगर बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रखा है बॉडी के अंदर, ठीक है, कैन सप्रेस लिवर एंजाइम एक्टिविटी, इससे भी लिवर के जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। 10th है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ओरल ड्रग्स दे रहे हो तो वो लिवर से होती हुई जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। अगर आप उसको IV दे रहे हो, इंट्रावेनस लगा रहे हो, तो लिवर से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बच जाएगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा। ठीक है, रूट का फर्क पड़ेगा। देन सर्काडियन रिदम। देखो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन फ्लक्चुएट। सर्काडियन रिदम क्या होता है, बॉडी जो दिन और रात के हिसाब से, एक टाइम पे हमें नींद आती है, एक बॉडी कुछ खास काम किसी एक खास टाइम पे करती है, यानी कि कह सकते हैं जो बॉडी का क्लॉक है। ठीक है, जैसे रात को जब सोते हैं तो BP गिर जाता है, एक टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं, तो बॉडी वो करती है अपने हिसाब से। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में ड्रग का मेटाबॉलिज्म फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, ड्यू टू सर्काडियन रिदम इन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी भी बॉडी के सर्काडियन रिदम के साथ कम या ज्यादा होती रहती है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करता है। बॉडी वेट की बात कर लें, ठीक है, तो हम सबको पता है जो ओबीस लोग होते हैं उनमें फैट ज्यादा है तो लाइपोफिलिक ड्रग्स ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो पतले हैं उसमें उसी हिसाब से रहेगा। तो कह रहा है ड्रग्स दैट डिस्ट्रीब्यूट इनटू लीन टिश्यू, जो लीन टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मे बी मेटाबोलाइज डिफरेंटली। ठीक है, लीन टिश्यू मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं वो अलग तरीके से मेटाबोलाइज होंगी। इंडिविजुअल विद मोर मसल मास, जिसके मसल्स ज्यादा जिसके अंदर, वो अलग तरीके से होगा, और जिसमें फैट अलग है उसका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होगा। एंड द लास्ट वन इज एथनिसिटी एंड रेस। आप किस, है ना, कहाँ के वासी हो, अमेरिकन, नाइजीरियन, एशियन, तो उसके हिसाब से भी जीन्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बात हमारी जेनेटिक ही हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग रेसेस में अलग अलग तरह के जीन्स पाए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पाया नहीं जाता तो थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम एशियन पॉपुलेशन की बात करें, मे हैव रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इनके अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से लीडिंग टू
एशियन फ्लश रिस्पॉन्स टू अल्कोहल कंजप्शन। इसलिए जब ये लोग अल्कोहल पीते हैं तो एक फ्लश, चेहरे पे लालपन सा आ जाता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है कि फटाफट अल्कोहल को क्या करे, बॉडी से बाहर निकाले। ठीक है, तो ये सारे 13 फैक्टर्स हैं। कम से कम 6 फैक्टर्स आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो 6 पॉइंट के हिसाब से आपको 3 नंबर के हिसाब से 6 पॉइंट आप लोगों को याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और इसको पढ़ो, रिवाइज करो, बस 1 या 2 इसके लेक्चर और रह गए हैं, उसके बाद इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज इसके एमसीक्यू टेस्ट लूंगा मैं, तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।